नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। जी सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि पिछले सालों की तुलना में अगर इस बार देखा जाए तो मंडियों में गेहूं की आवक बहुत कम हुई है। इसके क्या कारण मानते हैं सर आप? क्योंकि व्यवस्था तो मंडियों में एकदम की गई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी लगातार वहां पर दौरा कर रहे थे मंडियों में। इसके अलावा फिर आप क्या कारण मानते हैं कि आवक कम हुई? नहीं, मंडियों में आवक के अकेले गेहूं की नहीं, सरसों की भी कम हुई है, बाकी चने की भी कम हुई है, धान की भी कम हुई है, जो अब बाकी बेमौसम का धान आता है, और जौ की भी कम हुई है। उसका मुख्य कारण तो यही है कि इस बार हर फसल का भाव एमएसपी से ऊपर है। हमारा कपास जो है 11,000-12,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, सरसों 6,000 से 8,000 के बीच में है। गेहूं भी हमारे दक्षिण हरियाणा के जिले हैं, उसमें 200-300 रुपए एमएसपी से ऊपर है। जौ का भाव 3,000 के आसपास है। और बुहाना मंडी में मैंने पता किया था, धान का भाव 4,800 रुपए है। तो और इवन जो चूड़ा है किसान का, गेहूं का जो चूड़ा है, उसका भाव भी 9 रुपए 8 रुपए किलो है। तो किसान को इस बार अच्छा पैसा मिल रहा है। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है सर, गर्मी बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई जगह जो फसलें हैं वहां से हाई टेंशन तारें जो है होकर गुजरती है। कई जगह ऐसे मामले आए हैं कि आग लग गई है फसलों में। तो क्या ऐसे में किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की तैयारी है, और क्या किसानों को मदद दी जा रही है? अभी दुर्भाग्य से जो फसल काटने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो फाने रह जाते हैं, किसान उसमें अभी भी आग लगाते हैं, और जाने अनजाने में उनसे गलती हो जाती है। आंधी आती, आजकल तेज हवा आती है, तो वो उड़ के दूसरे खेतों में चले जाता है। इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में बहुत सारी आई है। और जो फसल खड़ी थी तब भी इक्का दुक्का जो हुई थी, उनको तो हमने कहा है कि उनका गिरदावरी करवा के मुआवजे का प्रावधान करेंगे। लेकिन अभी जो ज्यादातर फसल कट चुकी है, सिर्फ जो फाने हैं उनमें आग लगाई है। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आग लगाने की घटनाएं ना करें, क्योंकि आंधी की वजह से ये आग कहीं भी फैल जाती है। ऐसी घटनाएं पिछले दिनों में हुई। ठीक है सर, कैथल हैफेड में खबर आई थी कि कैथल हैफेड में गड़बड़ झाला देखने को मिला था। 20 क्विंटल जो गेहूं हैं वो लोडिंग ट्रक से गायब मिला। ऐसे में डीएम ने भी विभाग के अधिकारियों की कमी मानी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस लापरवाही पर? देखिए, मंडी में जो प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया है, इसमें हमारा मंडी का बोर्ड उसमें होता है, प्रोक्योरमेंट की एजेंसी परचेज की, जिसमें 3-4 एजेंसी हैं कि एफसीआई है, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, हैफेड है, या फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। फिर जो कार्टेज के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और जो रिसीव करने वाले जो है, जो गोदाम हैं, कुछ हैफेड के हैं, कुछ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के हैं। तो अगर किसी में जहां पर भी ये पिलफिज हुई है, विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है सर, कई जगह किसान जो है वो बिजली कटौती से बहुत परेशान है। तो क्या इसको लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को बिजली कटौती से परेशानी ना हो? ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किसान को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाए। इस साल जो पिछले 10-15 दिन से थोड़ी बहुत दिक्कत आई है जी। और क्योंकि एकदम से कोरोना के बाद डिमांड हमारी जो अनएक्सपेक्टेड बढ़ी है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जितनी हमारी बिजली की डिमांड है उतनी बिजली उपलब्ध कराएं। और ये जो कटौती का समस्या है, इससे हम जल्दी निजात पा लें। जी सर, प्रदेश के किसानों के लिए उठाए गए वो अहम कदम, वो योजनाएं आपके जरिए, जिससे कि आपको लगता है कि किसानों का जीवन जो है वो अच्छा हुआ हो और उनका विकास हुआ है, उनकी जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हुई हो, वो कौन सी योजनाएं आपको लगती हैं? आपकी सरकार में उठाए गए वो कौन से कदम आपको लगते हैं? देखिए, ये तो कदम किसानों के अगर मैं सारे बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसान को चाहिए क्या कि उसको
इनपुट जो है सस्ते कोट उसको मिले, उसको सस्ती बिजली मिले, पानी ज्यादा से ज्यादा मिले। हमने सिंचाई विभाग के बहुत सारे प्रोजेक्ट हजारों करोड़ रुपए के पिछले सालों में 2-4 साल में काम हुआ है और किसानों को, खासकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को जब पानी की उपलब्धता बढ़ी हुई है। माइक्रो इरिगेशन की 85% हमने सब्सिडी की है, जिससे कि पानी बचे और थोड़े पानी से ज्यादा खेती हो सके। और जो अटल भूजल योजना की तहत, पौंड अथॉरिटी के तहत माइक्रो बिकाडा एक विभाग, अलग अलग तरह के विभाग बना करके हमने किसानों को पानी देने की कोशिश की है। फिर फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की हमने किसानों को मशीनरी के लिए, जो हार्वेस्टर, जो कल्टीवेटर या तरह तरह की 20-30 तरह की मशीनें हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए की उसको सब्सिडी भी हमने दी है। और माइक्रो इरिगेशन के लिए तो बहुत ज्यादा फव्वारा सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, उसके लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं दी है। और फिर उसके बाद जो है किसान को जोखिम फ्री करने के लिए हमारी प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ हरियाणा में सबसे ज्यादा मिल रहा है। किसान स्वेच्छा से इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। बागवानी के किसान हैं, उसके लिए हमने बीमा योजना सरकारी तौर पर चलाई है। और बागवानी किसानों को तो बीज से लेकर के मंडी तक, बीज देने में, पॉली हाउस में, मल्चिंग में, बम्बू स्टैकिंग में, तरह तरह की जो भी स्टेजेस आती हैं, हमने सब्सिडी दी है और उसका किसान लाभ उठा भी रहे हैं। भावांतर भरपाई की योजना हम दी है और जो बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई की योजना दी है। और मंडियां हमारी सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है। फसलें जो है हरियाणा 14 फसलें खरीदता है। पेमेंट के हमने दुरुस्त किया है, सीधा किसान के खाते में सीधी पैसे जाए। और इन सभी का परिणाम यह है कि आज किसान, जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा का किसान देश के अंदर वो सबसे ज्यादा वो कमाई करता है, आमदनी करता है। और खुशी की बात मुझे ये है कि जो एमएसपी से ऊपर किसान की सारी फसलें बिक रही हैं और किसान को 2 पैसे अच्छे आ रहे हैं। और किसान अब जो है कृषि को छोड़ करके पशुपालन, मछली पालन, मशरूम की खेती करना, शहद का उत्पादन करना, बकरियां, भेड़, इनका भी लाभ उठा रहा है। और जो किसान के बच्चे हैं, जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। 2-2 करोड़ रुपए तक के आप गोडाउन बनाइए, आप कोई कोल्ड स्टोरेज करिए, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, उसमें भी आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है, केंद्र सरकार, जो सचमुच में कृषि को प्राथमिकता दे करके ध्यान कर रही है। और उसी का परिणाम है कि इस कोरोना के संकट के काल में भी भारत ने 4 लाख करोड़ रुपए का अन्न जो है एक्सपोर्ट किया है। ये किसानों के पसीने की वजह से है, जो हमारे देश की आर्थिक हालात भी सुधरी है। जी, ठीक है सर। आप प्रदेश के कृषि मंत्री तो हैं ही, साथ साथ आप लोहारू के विधायक भी हैं। लोहारू की जनता ने आपको चुना है। सर, लोहारू की जनता आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य देखेगी? क्या प्लान आगे के लिए है लोहारू की जनता के लिए? लोहारू की जनता का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया सेवा करने का। पूरे प्रदेश के किसानों की सेवा का मुझे मौका मिला। और लोहारू की जनता आमतौर पर बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, क्योंकि मेरा शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। और आखिरी कोर है, 70-80 किलोमीटर हमारा राजस्थान का बॉर्डर है। और उनको सबसे ज्यादा उम्मीद इसी चीज की थी कि कुछ पानी का सुधार हो। और मेरे क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से, जो उन्होंने दक्षिण हरियाणा के रेतीले इलाके में पानी का समान बंटवारा की योजना के तहत पानी दिया है, तो जल उपलब्ध हुआ है। ऐसे ऐसे गांव थे जिनमें फसल होना बिल्कुल बंद हो गया था, ट्यूबवेल फेल हो गए थे, सूखी धरती थी, वहां पर अच्छी खासी फसल हुई है। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं। हमारे यहाँ शिवानी के अंदर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, लोहारू के अंदर ओवरब्रिज का काम चल रहा है। महिलाओं का कॉलेज लोहारू में बन रहा है। एक महिला का कॉलेज हमारे कुड़ल में मंजूर हुआ है, एक ईश्वरवाल में चालू कर दिया है।
और एक्सीलेंस सेंटर हमारे यहाँ गिगनाऊ में, ताकि किसान हमारे आसपास के जो 2-3 जिलों के किसानों को फायदा हो। इजराइल के सहयोग से गिगनाऊ गांव में बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है। और हमारा जो खरकड़ी गांव है उसके अंदर हमारी जो करनाल में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका एक्सटेंशन सेंटर बनेगा। हमारा गोकुलपुरा गांव है उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी का जो सेमी एरिड एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर मोटी फसलें बाजरा वगैरह दालें वगैरह जो पैदा करते हैं, उसका रिसर्च का सेंटर बन रहा है। बहल के अंदर हमारे पशुपालन लुहास का एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह मंडियों का विस्तार हो रहा है, सब्जी मंडियां बन रही हैं। और खास बात यह है कि मेरे क्षेत्र के जो खारे पानी की जमीन है जी, जो बहल और सिवानी के बीच में, वहाँ कम से कम 100 किसानों ने एक एंटरप्रेन्योर बने हैं। उस खारे पानी की जमीन में कोई कमाई नहीं होती थी, उसमें 2.5 एकड़ के टैंक बना करके झींगा उत्पादन किसानों ने किया है। और 6 महीने के अंदर ही 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए की एक फार्मर ने इनकम की है, जो सामान्य कृषि से संभव नहीं है। तो लोहारू के आम आदमी किसान बहुत उत्साहित हैं। लोहारू के मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके अंदर एक भावना आई है कि वो रोजगार मांगने के बजाय देने वाले बने। और लोहारू के आदमी, हमारी सारी रिश्तेदारी साथ पड़ोसी प्रदेश राजस्थान है, वो कंपेयर करते हैं कि राजस्थान में एक ट्यूबवेल का बिजली का बिल 30,000 रुपये आता है, हमारे साल का 2,000 रुपये आता है। हम पानी का कोई चार्ज नहीं लेते, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था उनसे अच्छी है, हमारे यहाँ मंडियां उनसे अच्छी हैं, हमारे यहाँ इनपुट खाद की, कृषि के यंत्रों की जो सुविधाएं हैं, वो देखते हैं कि बिल्कुल 10 किलोमीटर पे जो उनके रिश्तेदार हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं दे पाती वहां की सरकार। और वो लोग आते रहते हैं हमारे लोहारू में, बल्कि राजस्थान के उन गांव के लोग कहते हैं कि हमें हरियाणा में मिला लीजिए, हरियाणा सरकार की नीतियां अच्छी है, यहाँ किसानों के हित में काम होता है। सर, हमने खुद भी देखा है कि आप फील्ड पर जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों का जगह जगह आप जाते हैं, हमने खुद देखा है। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो सर आप खुद ही बताइए, लोहारू में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर क्या आपको व्यवस्था एकदम ठीक नजर आती है? क्या डॉक्टरों की कमी वहां पर नहीं लगती आपको? डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में ही है और ये हमारे सभी के संज्ञान में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका ध्यान दिया है। अभी जो है इन डॉक्टरों की भर्ती का स्पेशल अभियान चलाया है और इसको HPSC के परमिशन निकाल करके मेडिकल कॉलेज के रोहतक के अंदर एग्जाम लेकर के डॉक्टर भर्ती करने का जो कार्यक्रम शुरू किया है। और इसी 1 महीने के अंदर जो बहुत भारी मात्रा में हमें डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे और मेरे जिले को भी लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में डॉक्टर उपलब्ध होंगे। ये डॉक्टर की कमी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ ठीक है, हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन डॉक्टर की वाकई कमी है और ये कमी भी अब जल्दी दूर हो जाएगी। सर, खेलों के मामले में हरियाणा नंबर 1 माना जाता है, सबसे ज्यादा मेडल्स जो है हरियाणा जीत कर लाता है। तो लोहारू की अगर मैं बात करूं, खेल और MSME सेक्टर के लिए लोहारू में स्पेशल क्या किया जा रहा है युवाओं के लिए? देखिए, खेलों के लिए सही है, देश में हरियाणा नंबर 1 है और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के अंदर भिवानी नंबर 1 है। जो सारे अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लेने वाले पहलवान, हमारे पुराने भिवानी जिले की लड़कियां, बबीता सिस्टर्स, फोगाट सिस्टर्स, और हमारे जो बॉक्सर्स, बॉक्सिंग का तो समझिए कि भिवानी वो बन ही गया है सेंटर। और हमारे क्षेत्र के अंदर भी चैड गांव की लड़की है जिसने ओलंपिक में भाग लिया है और कई गांवों की हमारी बेटियां हैं जो आगे नेशनल लेवल पर उन्होंने कम्पीट किया है। और हमने, सरकार ने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं और हमारी जो खेल नीति है हरियाणा की वो सर्वश्रेष्ठ है प्रदेश की, जो देश के अंदर। उसका परिणाम ये है कि बच्चों का ध्यान खेल में पूरा है और उसका लाभ जो है हमारे लोहारू क्षेत्र के बच्चे भी खूब अच्छी तरह से उठा रहे जी। और सर, अभी आपका बयान देखा मैंने, आपने कांग्रेस पर तंज भी कसा। आपने जहां उदयभान जी को बधाई दी उनके प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर, तो आपने कांग्रेस पर तंज भी कसा कि कांग्रेस में एक पक्ष जो है उसका पलड़ा ज्यादा भारी है। ये तंज नहीं कसा,
बार बार यही कहता रहता हूं कि कांग्रेस में और हमारी भाजपा में ये फर्क है कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं हम। गरीब से गरीब आदमी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और कांग्रेस में अब जो पिछले जब से मैं राजनीति में हूं तो ये देख रहा हूं कि एक परिवार के इर्द गिर्द पार्टी घूमती है। सारी पार्टी एक परिवार की भक्ति में लगी रहती है और उसी श्रृंखला में प्रदेशों में बड़े बड़े परिवार वो प्रदेशों को संभालते हैं। और इस वक्त जो है केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है और इसी वजह से हर प्रदेश में हमारे यहाँ नहीं, आपने पंजाब में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए, राजस्थान में क्या हाल होता है, जहां जहां छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां इनके आपसी सत्ता संघर्ष चलता रहता है। तो हरियाणा में भी ये संघर्ष इसी तरह से चलता रहा है। इस वक्त जितनी मुझे समझ है उससे मुझे लगता है कि जो नई टीम आई है उसमें एक वर्ग का या एक गुट का पलड़ा भारी हो गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का इसका परिणाम। लेकिन हुड्डा जी का तो ये कहना है कि संगठन को जो है और मजबूती इससे मिलेगी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में कांग्रेस की जो भूमिका है अभी पूरे देश में, अगर हम स्थिति कांग्रेस की देखें और खासकर हरियाणा प्रदेश में देखें, तो अभी क्या आपको स्थिति नजर आती है? क्या मजबूती में नजर आ रहा है विपक्ष, या फिर जो गुटबाजी हो रही है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये जो अभी परिवर्तन हुआ है प्रदेश में हरियाणा कांग्रेस में? ये कांग्रेस के नेताओं की अपनी सोच है जी। उनका मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 साल से ना तो कोई जिलाध्यक्ष है और ना कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, ना कोई कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी है। बल्कि कुछ जिलों में तो जब हमारी पार्टी ने एक बार ये फैसला किया था कि कांग्रेस ने गलत कदम उठाए हैं तो उनके जिला कार्यालय पर हम प्रदर्शन करें, हमें आधे डिस्ट्रिक्ट में उनके कार्यालय ही नहीं मिले। जो पार्टी इतनी पुरानी हो और उसका ये हाल हो और उसके नेतृत्व ये समझता है कि हमारा संगठन मजबूत है, तो उनकी सोच को मैं क्या कहूं। ठीक है सर, प्रदेश के किसानों को आप क्या कहेंगे? आगे आने वाले समय में क्या कुछ प्लान है प्रदेश के किसानों के लिए? कृषि मंत्री हैं आप, क्या कहना चाहेंगे हर खबर के माध्यम से? कैसे वो संतुष्ट रहें और उनके लिए क्या प्रदेश सरकार जो है आगे प्लान लेकर आ रही है? मैं तो प्रदेश के किसानों से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई कृषि मंत्री के तौर पर आपकी सेवा में लगा हुआ है और हर संभव वो काम करेंगे जिससे आपकी आर्थिक हालात सुधरे, कृषि का मान सम्मान बढ़े, किसान की इज्जत बढ़े। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि किसान के हक में हमारी नीतियां सर्वश्रेष्ठ हैं देश में। फिर भी अगर कोई ये कहता है कि किसी प्रदेश में किसान के हक में कोई अच्छी नीति है तो वो हमारे तक भिजवाए, हम उसको भी लागू करेंगे। हरियाणा एक किसानों की भूमि है, किसानों का प्रदेश है और हम किसान की आर्थिक हालत सुधारने के साथ साथ किसान की मान सम्मान को भी बढ़ाना चाहते हैं, किसी को वही स्थान देना चाहते हैं जो पुराने जमाने में जिस मान सम्मान से कृषि क्षेत्र को देखा जाता था। और इसी के साथ साथ सब भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान बागवानी पे लगाएं, पॉली हाउस लगाएं, भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन या मशरूम की खेती या मछलियों के उत्पादन। कोई इन कामों को आप छोटा ना समझे। जिस काम में हमारी आर्थिक हालात सुधरे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, उस काम करने में कोई बुराई नहीं है। और इसके लिए तरह तरह की स्कीम हमारे विभागों की है, सब्सिडी है, ट्रेनिंग है, हैंड होल्डिंग करते हैं और निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को कामयाब करेंगे, उनको फेल नहीं होने देंगे। आप जो है प्रोत्साहित करें सारी।
सर, लोहारू की जनता भी आपको देख रही है, लोहारू की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? जो विकास कार्य अब तक आपकी तरफ से किए गए हैं और आगे आपने बताया कि क्या कुछ प्लान है, वहां के लोगों के बारे में आपने बताया कि काफी ऋणी हैं आप उनके, और वहां भी जब हम फील्ड पर गए तो आपके कामों की सराहना ही हुई है। तो लोहारू की जनता जो आपको देख रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आगे उनके लिए क्या कुछ प्लान है? नहीं, लोहारू के जनता पे मैं जाता रहता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मैं उनको अधिकारी भी साथ होते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई ये लोकतंत्र की यही खूबी है कि जो मेरे साथ खड़े हैं, जनता है, ये मेरे मालिक हैं जी। और हमारा काम सेवा का है, हम सेवक हैं। और जी। अधिकारियों से मैं यही कहता हूँ कि अपनी मानसिकता जो है अंग्रेजों वाले वक्त की बदल लें और मालिक को अगर कोई कष्ट होता है, नाराज होता है, तो फिर हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें दिक्कत आएगी। और सौभाग्य से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और लोहारू की जनता उस चीज को अप्रिशिएट भी करती है और जो मैं उनको दिशा देता हूँ, चाहे वो कृषि में डाइवर्सिफिकेशन की और चीजों की। पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि मूंग की खेती करो, तो बहुत सारे किसानों ने मूंग की खेती करी और वो भरोसा करते हैं और मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि आपने जो मुझे मेरे ऊपर भरोसा रहा है, आपका भरोसा टूटने नहीं होगा। बिल्कुल। सर, उम्मीद करती हूँ कि लोहारू की जनता के जो तमाम मन में सवाल थे, क्या कुछ आगे क्या वो विकास कार्य देखेंगे, और किसानों के मन में जो तमाम सवाल थे कि किस तरीके से क्या कुछ उनके लिए योजनाएं हैं, और आपने भी कहा कि सरकार जो है किसानों के साथ है, आप किसानों के साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि चारे को लेकर उन्होंने कहा कि कालाबाजारी के चलते जो चारे के दाम हैं वो बढ़े हैं, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तो उस पर आप क्या कहेंगे? चारे को लेकर उन्होंने कहा है कि कालाबाजारी हो रही है, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि कार्य किए जाए। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर। बड़ी मुश्किल से किसान बेचारे को एक अतिरिक्त आमदनी हुई है, प्रति एकड़ उसको गेहूं के चारे का 15,000 20,000 रुपए की आमदनी हुई है। ये इन लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं हो पा रहा है? तो क्यों बार बार इसको कालाबाजारी, इधर की बात उधर की बात करते हैं? किसान को इतनी सालों के बाद जो है पहली बार गेहूं के चारे की वजह से, जो तूड़े की वजह से 15,000 10,000 20,000 रुपए अतिरिक्त रूप से मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसान को हर चीज का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो उसका सरसों का भूसा हो, चाहे कपास की जो उसकी पंचटी है वो भी बिकनी चाहिए। हर चीज किसान की बिके, उसको आमदनी हो और इस तरह की डिमांड हो। हर चीज की किसान के उत्पाद की डिमांड होगी, चाहे वो चूड़ा हो, चाहे और चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी और मुझे इस चीज की खुशी है। और इस बेतुकी बात करके पक्ष क्या मुद्दा बनाना चाहती है, मेरी समझ से बाहर। चलिए सर, वक्त का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, हमारे साथ आप जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।